नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, डाइट पुखराया, कानपुर देहात। आज हमने टॉपिक लिया है डीएलएड 4th सेमेस्टर का रुधिर। हम लोग पढ़ेंगे रुधिर। रुधिर क्या होता है? रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे मुलायम ऊतक होता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। यदि देखा जाए मानव शरीर के वजन के आधार पर बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग 7 to 8% ब्लड शरीर में पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। इसका पीएच 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो उसकी रुधिर की उत्पत्ति मीजोडर्म कोशिकाओं से होती है। ये मीजोडर्म कोशिकाएं क्या होती हैं? ये भ्रूणी कोशिकाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो रुधिर का विकास होता है, जो उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्म कोशिकाओं से होता है। यदि बात की जाए रुधिर के डेवलपमेंट की, रुधिर की कोशिकाओं के विकास की, तो यह हीमोपोइसिस, ठीक है, हीमोपोइसिस मीन्स होता है रुधिर की कोशिकाओं का निर्माण, या रुधिर का निर्माण एक हीमोपोइसिस क्रिया कहलाती है। भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है, छोटा सा माँ के गर्भ में होता है, तो उसकी भ्रूण अवस्था में जो रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है या रुधिर का निर्माण होता है वो यॉर्क सैक, लीवर, स्प्लीन या थाइमस ग्रंथि या बोन मैरो से होता है। यदि एक वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो उसकी रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रुधिर को 2 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। यह रुधिर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर की कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर की कणिकाओं में देखेंगे हम, रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कैप्सल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कैप्सल्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं होता है और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स होता है। डब्ल्यूबीसी को पुनः विभाजित किया गया है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय कोशिकाएं, कणिका विहीन कोशिकाएं। कणिकामय कोशिकाएं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। यदि बात करेंगे कणिका विहीन कोशिकाओं की या कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु की, तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। रुधिर प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। यह हल्के से पीले रंग का पारदर्शक पदार्थ होता है। यह शरीर में रुधिर का लगभग 55% भाग पाया जाता है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यदि बात करें कार्बनिक पदार्थ की, तो इसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, पचे हुए कुछ पदार्थ, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ये सभी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन में देखेंगे तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, हिपोरिन, ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। बात करते हैं एल्बुमिन की। ये सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है जो रुधिर में पाई जाती है। यह रुधिर के परासरणी दाब को नियंत्रित करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है ये इम्यूनिटी में काम आती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और ये भी रुधिर के परासरणी दाब को नियंत्रित करती है। यदि बात की जाए और प्रोटीन की, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये दोनों प्रोटीन रुधिर के स्कंदन में काम आती हैं। यदि बात की जाए नेक्स्ट प्रोटीन की, जो कि हिपेरिन होती है, ये रुधिर में जो वाहिकाओं होती हैं, हमारे जो वाहिकाओं में रुधिर चलता है, तो उसमें वाहिकाओं में रुधिर को स्कंदन नहीं होने देती है। तो ये हिपेरिन प्रोटीन का काम होता है। कुछ बचे हुए पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे रुधिर से प्रवाहित होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज आदि पदार्थ होते हैं जो हमारे रुधिर से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ, अमोनिया है, यूरिया है, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हमारे रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये यदि हमारे रुधिर में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं यूरीमिया। कुछ अकार्बनिक पदार्थ हमारे रुधिर प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि।
रुधिराणु ब्लड कार्सल्स, तो हमने जैसे कि पहले आपको बताया था ब्लड कार्सल्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कार्सल्स, इनको देखेंगे स्तनधारियों के लाल रक्त कण बाइकोनकेव शेप के होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ऊंट होता है और लामा होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 आदि की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल देखा जाए तो लगभग 120 दिन का होता है। पुरुषों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 55 लाख पाई जाती है। यदि बात की जाए महिलाओं की तो उसमें लगभग 5 लाख पाई जाती है। यह संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। लाल रक्त कणिकाओं में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि ये सभी कोशिकांग आरबीसी में होंगे तो ये हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये ऑक्सीजन का परिवहन कम कर पाएंगे, इसलिए आरबीसी में किसी प्रकार के कोशिकांग या केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। यदि बात करें सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा की तो ये लगभग 12 से 16 ग्राम 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक हीम और ग्लोबिन। हीम एक रंगा पदार्थ है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीम जो रंगा पदार्थ है वो लाल रंग का होता है, उसमें आयरन होता है, इस वजह से लाल रंग का होता है। तो ये पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम का देखो जाए तो ये ऑक्सीजन को परिवहन करता है। अब देखते हैं सबसे बड़ी लाल रुधिर कणिकाएं किसमें पाई जाती हैं। सबसे बड़ी लाल रुधिर कणिकाएं एम्फीबियंस में पाई जाती हैं। यदि बात की जाए सबसे छोटी आरबीसी की तो ये मस्क डियर में पाई जाती हैं। इरिथ्रोपोएसिस एक क्रिया है, इरिथ्रोपोएसिस ये जो क्रिया है इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण को ही इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। अब देखते हैं आरबीसी से संबंधित जो बीमारी हो जाती हैं, जैसे एनीमिया। एनीमिया की बात की जाए तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आरबीसी भी उसमें कम होगी या आयरन की भी मात्रा कम होगी। यदि हम दूसरी बीमारी देखेंगे परनीशियस एनीमिया, आपने सुना होगा किसी को परनीशियस एनीमिया हो जाता है। जब हम विटामिन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं एक विटामिन B12 होती है, उसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे कोबाल्ट कहते हैं, वो विटामिन B12 में पाया जाता है, उसके कारण ही परनीशियस एनीमिया हो जाता है। यह नेक्स्ट बीमारी हम देखेंगे आरबीसी से संबंधित सिकल सेल एनीमिया, या इसको हिंदी में कहते हैं हसियाकार रुधिराणु। तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम, कुछ अंतर हो जाता है। जो हमारी नॉर्मल आरबीसी होती है, ठीक सामान्य आरबीसी होती है, उसकी शेप गोलाकार हल्का होती है, बाइकॉनकेव होती है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाली आरबीसी होती है तो उसकी आकृति हसियाकार हो जाती है। हम आप डायग्राम में देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल आरबीसी है उसकी आकृति गोलाकार सी है, लेकिन जो सिकल सेल आरबीसी है जिसमें बीमारी हो गई है या जीन म्यूटेशन हो गया है तो उसकी आकृति हसियाकार हो गई है। नेक्स्ट हम आरबीसी से संबंधित रुधिर से संबंधित बीमारी लेंगे हीमोफीलिया। इसको ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज। तो ये होती क्या है, सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर होता है 2 से 4 मिनट में थक्का बन जाता है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया बीमारी होती है ये एक बीमारी आनुवंशिक बीमारी है। तो जिसको भी ये बीमारी होती है तो उसका ब्लड जमता नहीं है, जब भी घाव लगेगी चोट होगी तो उसका ब्लड थक्का नहीं बनेगा, उसका ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा। तो उन्हीं को होता है हीमोफीलिया। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। इसकी पहचान सबसे पहले हेल्डन की रॉयल फैमिली में की गई थी। जो महारानी विक्टोरिया थी उसकी पूरी फैमिली में ये बीमारी पाई गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्रोपोएसिस हार्मोन, ठीक, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये क्या होता है, ये हार्मोन जो होता है
ये ब्लड या आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है। अस्थि मज्जा से आरबीसी को बनाने में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसका स्रावण जो होता है वो किडनी की कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, एक शरीर में अंग होता है जिसको प्लिया कहते हैं। तो हमारे शरीर से जितने भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं वो सभी हमारे बॉडी के प्लिया में चली जाती हैं। जब भी आवश्यकता होती है इमरजेंसी में तो वहीं से हमें मिल भी जाती हैं। तो इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी ब्लड तो कहते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है, शरीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान है जिसमें हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होके एकत्रित हो जाती हैं। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तो एक ल्यूकोसाइट से संबंधित एक बीमारी हो जाती है जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। अभी ल्यूकीमिया क्या होता है? होता क्या है, जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन अधिक होने लगता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो ये ल्यूकीमिया हो जाता है। यह एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी की आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति असमान होती है, अमीबा के समान होती है। इसकी आकृति कभी भी परमानेंट नहीं होती है। जैसे अमीबा की आकृति परिवर्तित होती रहती है, इसी तरह से डब्ल्यूबीसी की आकृति भी परिवर्तित होती रहती है। और इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। किसी में एक केंद्रक होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। तो इस तरह से कई केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 5 से 9 हज़ार होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। यदि हम देखेंगे इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इनका निर्माण डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और प्लिया में होता है। इनका जीवन काल लगभग 10 से 12 दिन का होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से लड़ना होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, कणिका में रुद्रा डब्ल्यूबीसी और कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी। कणिका में को ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को ईस्नोफिल्स कहा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ईस्नोफिल्स कभी सुना होगा आपने, किसी को ईस्नोफिलिया हो गया। तो होता क्या है, एसिडोफिल्स की संख्या किसी के शरीर में अधिक बढ़ जाती है, जैसे उसको एलर्जी हो गई या अति संवेदनशीलता हो गई किसी चीज़ से, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर एसिडोफिल की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे ईस्नोफिलिया हो जाता है। जब भी चेक कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक निकली। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसोफिल्स। इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का स्रावण करती हैं। इसका स्रावण हमारी मांस कोशिकाओं से भी होता है, लेकिन बेसोफिल कोशिकाओं से भी इसका स्रावण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स। तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती हैं और ये बहुत ही सक्रिय होती हैं। ये भक्षण क्रिया बहुत जल्दी करती हैं। ये भक्षण क्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में फेगोसाइटोसिस कहते हैं। या जैसे कोई जीवाणु हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उससे ये अटैक करती हैं, अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं या अपने बॉडी में इनगल्फ कर लेती हैं। यदि हम बात करेंगे अब नेक्स्ट नंबर 2 की, कणिका विहीन श्वेत रुद्राणु एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। यदि बात की जाए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होगी, मोनोसाइट्स। ये भी एक सक्रिय फेगोसाइटोसिस क्रिया करती हैं, मतलब ये भी जीवाणुओं से लड़ती हैं, या जो भी एंटीजेंस बाहरी पदार्थ हमारे बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करता है उससे ये लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं, अटैक करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में। इनका कार्य शरीर की रक्षा करना और रोगाणुओं तथा विष पदार्थों को नष्ट करना है। यदि हम देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेक कोशिकाएं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये जो है केवल मैमल्स या स्तनधारी में पाई जाती हैं। मनुष्यों में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह गोल या अंडाकार या तस्तरी के आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य स्तनधारियों में या किसी भी जंतु में जिसमें ये पाई जाती हैं प्लेटलेट्स, रुधिर के स्कंदन में सहायता करना है। रुधिर के कार्य,
रुधिर के कारण विविध पदार्थों का परिवहन करना, मतलब हमारे शरीर से जितने भी पोषक पदार्थ हों या वेस्टेज पदार्थ हों तो उनका परिवहन रुधिर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह होता है। चाहे हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो, कोई भी प्रकार की प्रोटीन हो, सबका परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संक्रमण व रोगों से बचाव। तो हमारा रुधिर किस प्रकार से संक्रमण व रोगों से बचाव करता है, तो इसमें देखेंगे हमारे शरीर में देखा आपने WBC पाई जाती हैं। ये जो है हमारे शरीर की सोल्जर हैं, तो ये WBC हमारे शरीर को किसी भी प्रकार से संक्रमण व रोग से बचाती हैं। शरीर की सफाई, किस प्रकार से हमारे शरीर की सफाई WBC करती हैं या RBC करती हैं, या पूरा रुधिर हमारे शरीर में किस प्रकार से सफाई करता है। इसमें देखेंगे रुधिर के प्रवाह के द्वारा, उसी के साथ में देखा आपने गैसों का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसका परिवहन होता है, और अमोनिया, यूरिया, ये हमारे शरीर के लिए वेस्टेज होती हैं, तो इनका परिवहन हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से शरीर की सफाई होती है। शरीर ताप का नियंत्रण, ठीक, हमारे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होता रहता है, फ्लो होता रहता है। तो इसी फ्लो के माध्यम से, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा भी होती है, पानी की मात्रा होती है, तो इसी के द्वारा हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रुधिर का थक्का जमाना। तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जैसे प्लेटलेट्स है, और रासायनिक पदार्थ कैल्शियम, ठीक है, कुछ प्रोटीन होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। तो ये जो प्रोटीन होती हैं ये सभी रुधिर को थक्का जमाने में मदद करती हैं। यदि किसी मनुष्य को चोट लग जाएगी, तो यदि ये प्रोटीन की कमी हो जाएगी किसी की भी, तो उसका ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा, थक्का नहीं जमेगा। चोट का उपचार, देखिए चोट का उपचार किस प्रकार से होता है। चोट का उपचार देखते हैं तो हमारे शरीर में, जैसे यहाँ हमारे चोट लग गई, तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की, पदार्थों की कमी हो गई, तो ब्लड के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू पोषक तत्व और WBC जो कि हमारे जर्म्स यहाँ पे होंगे उसको फाइट करने के लिए कंटिन्यू आते रहते हैं। नहीं तो जर्म्स हो जाएंगे। WBC अगर मान लो यहाँ पे नहीं आएंगी तो यहाँ पे सड़ जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, जीवाणु उस पर हमला कर देंगे, इसको गला देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शरीर के अंतर वातावरण को कैसे समस्थैतिक रखते हैं। ये होम्योस्टेसिस भी कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, तो ये ऐसी क्रिया है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन होता है। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। ए में हम देखेंगे, ए में प्रतिजन, प्रतिरक्षी, और इसमें हमने टेबल बनाई है भारतीयों में कितना परसेंटेज किस ब्लड ग्रुप का पाया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे अधिक जो है ब्लड ग्रुप हमारे भारतीयों में बी मिलेगा, ओ मिलेगा, लेकिन सबसे कम परसेंटेज वो है वो AB का है। AB ब्लड ग्रुप भारतीयों में बहुत कम पाया जाता है। यदि हम इसके प्रतिजन या प्रतिरक्षी की बात करें तो A का प्रतिजन A होता है और B का प्रतिजन B होता है। AB का प्रतिजन AB होता है, जबकि O में किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है। यदि बात प्रतिरक्षी की जाए तो प्रतिरक्षी में A का प्रतिरक्षी स्मॉल b होता है, B का प्रतिरक्षी स्मॉल a होता है, जबकि AB में किसी प्रकार का प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। O में एंटीबॉडी स्मॉल a स्मॉल b पाया जाता है। यदि हम इसमें देखें सबसे अधिक या सर्वदाता रुधिर वर्ग को, तो सर्वदाता रुधिर वर्ग हमारा O होता है और सर्वाग्राही रुधिर वर्ग AB होता है। धन्यवाद।